शासकीय भूमि पर बसे लोगों को क्या मिलेगा विस्थापन का पूर्ण लाभ? मोरवा में पढ़ रहे हजारों बच्चों के भविष्य पर सवाल। विस्थापितों के लिए क्या बनेगा व्यवस्थित पुनर्वास स्थल? विस्थापन और पुनर्वास को लेकर कई मुद्दों पर बनी सहमति तो कई पर सस्पेंस बरकरार। गरीब जनता के हक के लिए आगे आए अमित तिवारी। एनसीएल प्रबंधन पर लगाए गंभीर आरोप। बिना प्लानिंग के हो रहा मोरवा विस्थापन। एक और जहां मोरवा विस्थापन को लेकर एनसीएल प्रबंधन और दो प्रमुख विस्थापन मंचों के बीच समन्वय की स्थिति बनती नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी ओर शासकीय भूमि पर बसे लोगों के प्रमुख मुद्दों पर अभी तक कोई हल नहीं निकला है। ऐसे में राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण संगठन के राष्ट्रीय महासचिव अमित तिवारी ने इस मुद्दे पर मुखर होकर अपनी बात रखनी शुरू कर दी है। उन्होंने शासकीय भूमि पर बसे लोगों को पट्टा धारकों की तरह विस्थापन का संपूर्ण लाभ देने की बात कही है। उन्होंने एनसीएल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि विस्थापन के मुद्दे पर एनसीएल बिना प्लानिंग के चल रहा है। उनका कहना है कि शासकीय भूमि पर बसे लोगों की हक की बात को एनसीएल प्रबंधन दबाने में लगा है। इसके साथ ही यहां पढ़ रहे हजारों बच्चों के भविष्य की बात हो या पुनर्वास स्थल की बात, एनसीएल प्रबंधन इस पर अपनी चुप्पी साधे हुए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पूर्व विधायक राम लल्लू बैश ने भी इस बात का समर्थन किया है कि शासकीय भूमि पर बसे लोगों को पूर्ण लाभ दिया जाए। आगामी समय में उनके द्वारा प्रबंधन से बैठक कर इसका हल निकालने का भी प्रयास किया जाएगा, परंतु यदि बात नहीं बनी तो वह सभी लोगों को लेकर आंदोलन की राह पर चल पड़ेंगे। नमस्कार, मैं मनीष चौधरी अपने सहयोगी राजकिशोर पांडे के साथ फिर विस्थापन के मुद्दे पर मौजूद हूँ। बीते दौर में गहमा गहमी का माहौल भी रहा, उसके बाद स्थिति सुधरती नजर आई। दोनों प्रमुख मंचों को लेकर के बैठक की गई, कई मुद्दे सुलझे, कुछ उलझे रह गए, कुछ पे कलेक्टर के विवेक पर इस बात को छोड़ दिया गया कि सरकारी आवास में बसे लोगों को क्या मिलना चाहिए। ये कलेक्ट्रेट में डिसाइड हो चुका था और आगे कलेक्टर साहब ही इसका फैसला करेंगे। इन सब के बाद एक अफवाह का दौर जारी था कि क्या खनिक अभिनंदन दिवस के दौरान कोई घोषणा होगी नोटिस बांटने को लेकर के या अन्य मुद्दों को लेकर के। क्या सीएमडी साहब ने इतना लंबा चौड़ा जो भाषण दिया अपने देश की प्रगति के विषय में और एनसीएल के योगदान के विषय में, परंतु जो 24,000 करोड़ की इतनी बड़ी उनकी जो योजना है, जो जैंत और तुतिकोआ खदान के विस्तार को लेकर के, इस पर ये एक भी शब्द नहीं बोले। शायद बच रहे होंगे कि कहीं कोई मुद्दा न बन जाए। पर 1 तारीख को एनसीएल मुख्यालय में फिर एक बैठक आयोजित की गई जिस पर तमाम लोग मौजूद थे और क्या क्या वो मुद्दे थे, किन पे बात हुई और किन पे सहमति बनी, इन सभी चीज़ों को लेकर के आज हम जानेंगे इन लोगों का विचार। आज हमारे साथ प्रमुख लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं जो सरकारी भूमि पर बसे लोगों को लेकर चिंतित नजर आए बीते समय में भी, और अभी भी उनका जो योगदान है जारी है, ये लड़ाई लड़ रहे हैं। नमस्कार अमित जी। नमस्कार मनीष जी। पहले तो देखा गया कि आप पीछे से भूमिका अदा कर रहे थे, जो सरकारी भूमि बसे लोग हैं उनके लिए, उन्हें आगे करके उन्हें मार्गदर्शन दे रहे थे। उसके बाद कुछ ऐसी परिस्थितियां आई कि आपको लगा कि नहीं, आपको खुल के आगे आना पड़ेगा और आप मुखर होकर के आप उसके विषय में लिखने लगे हैं, बोलने लगे हैं। तो जानना चाहेंगे क्या पूरा मुद्दा है? मनीष जी, ऐसा है कि हम उनकी बात उठा रहे हैं जिनकी बात बाकी लोगों ने छोड़ दिया था। तो ऐसी चर्चा सीएमडी साहब के द्वारा आई कि बाकी मंचों ने उनके विषय को उठाया ही नहीं। जब इस तरह की चीज़ें संज्ञान में आई तो मुझे लगा कि गरीब, वंचित, शोषित लोग हैं, आदिवासी हैं, बहुत सारे उसमें हरिजन हैं, ओबीसी के लोग हैं, अधिकतर यही लोग हैं, तो पिछड़े लोग हैं, उनकी बात कोई नहीं उठा रहा था। और वो सरकारी भूमि में बसे हैं तो एक सज्जन ने कलेक्टर के सामने कह दिया कि वो अपराधी हैं क्योंकि वो सरकारी जमीन में बसे हैं, तो उन्होंने अपराध किया है। ये कौन आरोप लगा दिया? एक हैं सज्जन, नाम लेना उचित नहीं होगा यहाँ। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी। अब उसमें मुझे लगा कि भाई कोई तो बात उठाएगा ना, उनकी कोई तो बात करना चाहिए, किसी न किसी को आगे आना पड़ेगा। शुरुआत में मैंने उन्हीं को खड़ा किया, आप अपनी बात खुद से रखो। फिर मैंने उनको बैकअप दिया, उस समय भी, आज भी, अभी भी मैं उनके लिए लिखता हूँ, बोलता हूँ, लेकिन मीटिंग वो खुद ही अटेंड करते हैं। अपनी बात जब एनसीएल में रखना पड़ता है या प्रशासन के सामने रखनी होती है तो वो खुद ही जाते हैं, खुद ही अपनी बात रख रहे हैं। ज़रूरत पड़ी तो हम लोग के सामने आएंगे, उनके लिए खुल के आएंगे
और वो भी हमारे समाज का हिस्सा है, वो भी हमारे परिवार का हिस्सा है। परिवार का एक अंग भी अगर आपका कहीं खराब हो गया या टूट गया, मान लिया हाथ टूट गया, हाथ कट गया, तो आप अपंग तो हो गए ना, अधूरे हो गए आप। अधूरे हो गए, आपका कहना अपनी जगह उचित है, मगर मैं बताना चाहूँगा कि बीते समय में जो अभी बैठक हुई थी, जब 7-8 मुद्दों पर सहमति बनी, तो उसमें सिंगरौली विस्थापन मंच हो चाहे पुनर्स्थापना मंच हो, इन्होंने भी इस मांग को रखा कि सरकारी भूमि पर बसे लोगों को 15 लाख रुपए मिलना चाहिए। बिल्कुल, वो साधुवाद के पात्र हैं। दोनों संगठनों को मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुद्दा उठाया, और 30 तारीख की बैठक में भी उन्होंने ये मुद्दा उठाया, फिर 1 तारीख की बैठक में भी उन्होंने मुद्दा उठाया। लेकिन मुझे लगा कि इस पर शायद सार्थक बहस अभी नहीं हो पाई है। कलेक्टर के पाले में गेंद डाल के सीएमडी साहब फारिग हो गए। लोगों का आरोप है कि जब कलेक्टर साहब के पाले में गेंद डाल के फारिग हो गए, ये कहा भी जा कि उसमें एक अन्य संगठन वहाँ कलेक्ट्रेट में बात कर रहा है। तो इन दोनों संगठनों द्वारा कल की मीटिंग पे लोग सवाल उठा रहे हैं कि उन्हें नहीं बुलाया गया जिनसे इनकी बात चल रही थी। अन्य संगठनों के जो भी लोग गए थे कलेक्टर साहब के यहाँ जो बैठक थी, जिनमें लोगों को बुलाया गया था, उसमें से 2 सज्जन मेरे अगल बगल बैठे हुए हैं। इन लोगों के सामने बात हुई है, किसी ने भी 6 लाख रुपए पर हामी नहीं भरी है, किसी ने भी। सारे लोगों ने वहाँ भी यही कहा है कि हमको वही लाभ दिया जाए जो पट्टेधारों को दिया जा रहा है। पट्टेधारक को जो लाभ मिल रहा है वही 15 लाख का लाभ हमको भी दिया जाए, ये बोल के लोग वहाँ से उठे हैं। अब पता नहीं ये 6 लाख पर मान गए, ये सब विसंगति कहाँ से आ रही है, ये सब बातें कहाँ से उठ रही हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जो बातें उठ रही हैं वो निरर्थक है। मैं चाहूँगा कि दोनों का परिचय करा दूँ, आप अपना पूरा परिचय दे दीजिए। मैं राजेश गुप्ता, पूर्व पार्षद प्रतिनिधि के रूप में, और आज यहाँ आपके सामने जिस प्रकार से शासकीय जमीन का मुद्दा बहुत ही ज्वलंत है। नहीं, इस पे अपन आएंगे, आप भी अपना परिचय दे दें। मैं संजीव सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता। आप दोनों कलेक्ट्रेट की मीटिंग में उस समय मौजूद थे जैसा कि बताया जा रहा है, तो कल क्या जो बैठक हुई थी, कल में आप लोग को बुलाया गया था? नहीं, कल हम लोगों को कोई सूचना नहीं थी, नहीं बुलाया गया था। तो आप लोग को जिस तरह से जो बातें आरोप लग रहे हैं कि भाई अगर सरकारी भूमि बसे लोगों का जब नुमाइंदगी आप लोग कर रहे हैं, तो फिर तीसरे पक्ष से कल उस पर काहे की सहमति बनी? वहाँ कलेक्ट्रेट में कोई सहमति नहीं बनी थी। हाँ, नहीं, मुद्दा ये है कि कल की बैठक में आप लोग को वहाँ पे प्रतिनिधित्व करना चाहिए था कि नहीं, उस पर ही बात करता है। बिल्कुल करना चाहिए था। यदि ये मुद्दा अभी फंसा हुआ है, उससे सहमति नहीं बन पाई है, तो शासकीय जमीन के विषय में भी जो लोग प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनको भी माननीय सीएमडी साहब को बुलाना चाहिए था और बात करना चाहिए था। लेकिन बैठक में आपको नहीं बुलाया गया था? नहीं, हम लोगों को सूचना नहीं थी उसकी, इसलिए हम लोग उस बैठक में शामिल नहीं थे। और मुद्दे तो लगभग आपसे जुड़े हुए हैं और उसमें मिनट्स भी जारी हो गए। अब हम लोगों को उसमें बैठक के लिए बुलाया नहीं गया था, मिनट्स सीएमडी साहब के द्वारा जारी किया गया है। उनके द्वारा यह कहा गया है, सीएमडी साहब तो कल की बैठक में थे, डायरेक्टर्स थे और जीएम थे और पुनर्स्थापना सेल के वगैरह के अधिकारी थे, इनके द्वारा वही बैठक ली गई है। मैं चाहूँगा अमित भैया, आप कम से कम उन सारे बिंदुओं में प्रकाश डाल दीजिए कि जो कल की बैठक हुई थी क्या क्या मुद्दे रहे, क्योंकि कोई ना कोई तो उसके लिए अगुवाई करी जाए। पट्टेधारक गलत तो नहीं मानेंगे, अगर मान के चलिए अगर वही अगुवाई कर ले तो उसे गलत नहीं। देखिए, अगुवाई कोई भी करे, मेरा ये कहना है कि कोई भी करे, भला होना चाहिए। जो शासकीय भूमि में या वन भूमि में या एग्रीमेंट की भूमि पर जो घर बना कर आ रहे हैं उनको भी मिलना चाहिए, मेरा ये डिमांड है। नेतृत्व तो कौन कर रहा है ये मायने नहीं रखता है, किसी को नेता नहीं बनना है। यहाँ हम लोग उजड़ रहे हैं, अब कोई नेता बन भी जाएगा तो उसका कोई बेनिफिट उसको नहीं मिलने जा रहा है। ठीक है। दूसरी बात ये कि ये जो शासकीय भूमि वालों की कल बात उठी है, कल किन किन मुद्दों पर सहमति बनी है, थोड़ा उसको कल विस्तार करिए। 4 प्रमुख बिंदु थे। एक शासकीय भूमि वाला था, एक भूमि प्रतिकर वाला था, ठीक है। तीसरा, प्रतिकर का वितरण के समय संबंधित भूमि स्वामी के विभिन्न चरणों में आने वाली परिसंपत्तियों का भुगतान एक साथ किया जाए, ये इशू था। और एक, भूमि के बाजार मूल्य हेतु अलग अलग राजस्व ग्राम में स्थित अलग अलग प्रकृति के भूखंडों की गणना एक साथ न किया जाए। ये 4 मुद्दे थे प्रमुख रूप से, जिसमें सरकारी भूमि पर जो लोग थे उनके विषय में जो फैसला हुआ है कि 50% उनको
जो तय है वो दिया जाएगा। अब ये बोल रहे हैं कि जो तय तो कुछ है ही नहीं, अभी तो तय हुआ ही नहीं है। तय मकान का उसमें लिखा हुआ है कि जमीन का कुछ ऐसा? नहीं, मकान का लिखा हुआ है। हाँ, तो भवन के प्रतिकर का। भवन का प्रतिकर तो वही है 50% वो पहले भुगतान करें। हाँ, दूसरा कि ये भवन के प्रतिकर में अन्य संपत्तियों का प्रतिकर सम्मिलित होगा, वो एग्री किए हैं उस पर, ठीक है। तीसरा था कि विस्थापित परिवार की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रकरणवार उचित निर्णय लिया जाएगा। तीसरे बिंदु पर इनका जवाब ये था। और चौथा बिंदु ये था कि भूमि के बाजार मूल्य हेतु अलग अलग राजस्व ग्राम में स्थित भूखंडों की गणना अलग अलग की जाएगी, ये उन्होंने स्पष्ट किया है। इसके पहले जो 30 तारीख को बात हुई थी, तो 30 तारीख को जो लोग सिंगरौली विस्थापन मंच और सिंगरौली पुनर्स्थापन मंच के जो भी लोग वहाँ गए थे, उन लोगों ने मुद्दा उठाया था। मुद्दा जो मुख्य मुद्दा है कि आपको 18 लाख या 15 लाख क्या मिलेगा, तो वो तो 5 लाख 6 लाख कट रहा है। प्रमुख मुद्दा तो वही का माना जाए। प्रमुख मुद्दा वही है। तो इन लोगों ने उठाया था कि भाई उनको भी 15 लाख रुपये दिया जाए, 15 लाख के स्लैब में उनको भी रखा जाए। तो मैनेजमेंट ने ये कहा कि भाई उनके संबंध में कलेक्टर साहब के यहाँ बैठक हुई थी और उसमें एक राशि तय हुई है। अब जो भी कलेक्टर साहब का निर्देश होगा उसके हिसाब से फैसला किया जाएगा। क्या राशि तय हुई है? राशि वहाँ पे कुछ भी तय नहीं की गई थी। वहाँ पे सीएमडी साहब के द्वारा 6 लाख रुपए बोला जा रहा था, लेकिन हम लोगों की मांग थी कि 15 लाख रुपए या पूर्ण विस्थापन का जो पट्टे वालों को दिया जा रहा है, आगे से उनको मिलते आया है, वही उनको विस्थापन का लाभ मिलना चाहिए। तो जो 22 तारीख या 24 तारीख को जब भी आखिरी बैठक आपकी कलेक्ट्रेट में हुई, तो उसमें आखिरी निर्णय कलेक्टर साहब ने कुछ कहा कि नहीं? कलेक्टर साहब ने कुछ नहीं कहा, सीएमडी साहब 6 लाख रुपए कहते रहे। मैं बताना चाहूँगा कि पूर्व विधायक श्री राम लल्लू वैश्य ने भी इसे एक प्रमुख मुद्दा माना है, क्योंकि उनका कहना है कि एंसेल ने पूर्व में भी जितने विस्थापन किए हैं उसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं हुआ है, और पुनर्स्थापना नीति के तहत भी शायद वो कोई कागज दिखा रहे थे जिसके तहत सभी को उसका विस्थापन का लाभ मिलना चाहिए पूरी तरह से। तो उन्होंने ये अपील भी की थी कि इसमें एंसेल कोई भेदभाव ना करे। 10 नंबर वार्ड का जब विस्थापन हुआ था, तो 10 नंबर में सरकारी भूमि पर भी जो लोग बसे हुए थे उनको भी वही लाभ दिया गया था जो पट्टे धारकों को दिया गया था। ये नया रूल लेके फिर आ जाते हैं अपने मनमाना। अभी एनसीएल पूरी अपनी मनमानी को उतारू है इनका। अब बताइए, पहलगाम में इतने लोगों की नृशंस हत्या हो गई, इतनी बड़ी घटना हुई है, पूरा देश आज के काल में शोकग्रस्त है। पूरा देश, सारे लोगों के मन में एक विषाद है, एक गुस्सा भी है, और ये जश्न मना रहे हैं, नाच नचा रहे हैं। तो ये लोग तो अपनी मनमानी को उतारू आ गए हैं, जो मन करेगा सो करेंगे। ऐसा नहीं है गणेश जी, ऐसा है कि जिनकी बात हम कर रहे हैं ना, वो 50 से 60% जनसंख्या है जो विस्थापित होने जा रहे हैं। छोटी जनसंख्या नहीं है कि आप उनको उजाड़ देंगे ऐसे ही, हंसी खेल नहीं है। अगर सीएमडी साहब ने ऐसी कोई हिमाकत की कि बिना उनको उचित मुआवजा दिए उनको उजाड़ने का कार्यक्रम अगर शुरू किया, तो उनको उसका मतलब आपका कहने का मतलब है कि मोरवा की आधी आबादी जो सरकारी जमीनों पर बसे हैं और दबे कुटिए वर्ग हैं, और उन्हें और दबाया जा रहा है जी। और वो दबे हुए हैं, वो शरीफ हैं, वो रोजी कमाने वाले लोग हैं, डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, लेकिन उनको इतना भी मत दबाइए कि वो बगावत करने को उतारू हो जाए। फिर इतना भी किसी को नहीं क्रश करना चाहिए, इतना भी नहीं दबाना चाहिए कि वो विस्फोट हो जाए। एक और बड़ा मुद्दा देखने को आया है, जो पुनर्वास स्थल है उसे अभी तक लेकर के असमंजस की स्थिति बनी हुई है, इस पर क्या कहना चाहिए? इतना अनप्लान्ड, इतना अनऑर्गेनाइज्ड विस्थापन शायद भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा जितना यहाँ हो रहा है। ये लोग कहते हैं कि देश का सबसे बड़ा विस्थापन है, और इतने बड़े विस्थापन के बारे में न इनका RNR फाइल आज तक डिसाइडेड है, न ये कोई रेट फाइनल कर पा रहे हैं, न ये सरकारी भूमि वालों के बारे में कोई नीति स्पष्ट कर पा रहे हैं। इनका तो कुछ तय ही नहीं है आज तक। ये सारी चीज़ें करते, ये भी कर देंगे, वो भी कर देंगे, फिर दूसरे दिन मुकर जाते हैं। अभी 2 मिनट आए हैं जिसमें इन्होंने लिखित में दिया है। इसके पहले की जितनी बातें हुई हैं, यहाँ तक कि 18 लाख जो देने की बात हुई है, वो भी आज तक लिखित में नहीं है। लोगों में ये असंतोष व्याप्त है
कि पुनर्वास स्थल कहाँ, जब तक ये चीज़ों का निश्चय नहीं हो पाएगा तब तक कोई भी आदमी कैसे ये डिसाइड कर पाएगा कि उसे 18 लोगों के बीच ये अफवाह है और ये रूमर बहुत तेज़ी से उड़ रहा है कि एनसीएल प्रबंधन के पास कोई तैयारी नहीं है, इसलिए वो चाह रहे हैं कि वो 18 लाख रुपये ले लें। और मैं बताना चाहूँगा कि एक रजिस्टर रखा गया है जिस पर करीब 154 या 158 लोगों ने अभी तक साइन किया है कि हमें मकान के बदले में पैसे के बदले में मकान चाहिए। परंतु जब तक एनसीएल ये चीज़ निर्धारित नहीं करेगा कि वो कहाँ बसाने जा रहा है, अगर आप शासन के ऊपर ही छोड़ रहे हो तो 118 करोड़ रुपये भड़बड़ में दे दो, अगर आप चाह रहे हो कि 48 बसाओ 48 के बारे में आप घोषणा कर दो। पर जब तक आप घोषणा नहीं करोगे तब तक लोग अपना माइंड मेकअप कैसे करेंगे कि उन्हें 18 लाख रुपये चाहिए या वो चाहिए। बार बार मैंने ये सवाल किया है, अगर आप हमको बता दो कि हमको मनाली बता रहे हो तो हम अपना पैसा ले लेंगे या हमको अच्छा लगेगा तो मनाली बस लेंगे। पर आपका जब तक स्थल ही निश्चित नहीं है तब तक लोग कैसे ये चीज़ डिसाइड कर पाएंगे, क्योंकि इसको लेकर के अभी तक कोई सर्वे नहीं हुआ। क्या कहना चाहेंगे आप? एनसीएल आप पहले तो साधुबाग के पात्र हैं। जो देश की मीडिया है उसमें एनसीएल के द्वारा ये बयान दिया जा रहा है कि हम सबसे अच्छा और स्मार्ट मॉडल के तहत सिंगरौली के जो लोग विस्थापित हो रहे हैं उनको बताएंगे, लेकिन नेशनल टीवी चैनल वालों को मालूम है, लेकिन हमको नहीं मालूम है अभी तक कि वो कहाँ बसाएंगे। हमको पैसा नहीं चाहिए, हमको प्लाट चाहिए, क्योंकि ये विस्थापन पैसे का नहीं, हमारा समाज बिखर जाएगा। हम 4-4 पीढ़ी से हम लोग यहाँ बसे हुए हैं, दुख सुख में साथ देते हैं। वो एक एनसीएल ऐसा मॉडल बनाए, एक जगह बताए ऐसा जगह कि वहाँ हम बसाएंगे और क्या सुविधा देगा विद्यालय का, अस्पताल का, तब हम मानेंगे कि कैसा विस्थापन है हम खुद नहीं समझ पा रहे हैं। और लोग बहुत भयावह स्थिति में हैं, अपने भविष्य के प्रति बहुत आशंकित हैं। आप क्या कहना चाहेंगे कि एक सर्वे होना चाहिए इस पर? आज तक सीएमडी साहब भी नहीं समझ पा रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं। उन्हीं को पता नहीं है कि स्थान कहाँ देंगे। भाई विस्थापित करेंगे लोगों को तो कहीं बसाएंगे तो उसको डेवलप करेंगे। डेवलपमेंट की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए, एक दिन में तो नहीं होगा। वो कह रहे हैं कि अब नोटिस बांटेंगे तो उसमें भी 6 महीने का पीरियड दिया जा रहा है कि 6 महीने में आपको अपना घर खाली करके डिमोलिश करना होगा, तब आप अपना बाकी भुगतान ले पाओगे। तो क्या 6 महीने में कहीं भी इनका स्थल तैयार? कोई भी स्थल 6 महीना में डेवलप हो पाएगा? संभव है? प्रैक्टिकली संभव नहीं है। कोई भी स्थान अगर इनको डेवलप करना होगा तो इनको कम से कम 1.5 से 2 साल का समय चाहिए होगा। स्कूल बनाना होगा, कॉलेज बनाना होगा, वहाँ अस्पताल बनाना होगा, पार्क बनाना होगा, सामुदायिक भवन बनाना होगा। क्यों बनाना होगा? आज तक जहाँ जहाँ एनसीएल ने विस्थापन पूर्व में किए हैं कहीं भी वहाँ कुछ बना के दिया है? अब ऐसे ही कर देना है तो कर रहे हैं अपनी मनमानी अगर करना है तो। लेकिन जो नियम है वही तो वो सवाल है कि क्या ये विस्थापन की आड़ में ये स्थल ही हटा देना चाह रहे हैं क्या? बिल्कुल, ये लोग विस्थापन की आड़ में गेम खेल रहे हैं। ये क्या है, ये जलेबी बना रहे हैं घुमा घुमा के हम लोगों को, माइंड गेम खेल रहे हैं। मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ कि एनसीएल है, बड़े फर्टाइल ब्रेन के लोग हैं, ये हम लोगों को जलेबी बना रहे हैं इतने दिनों से। पहले तो हम लोगों को आपस में फोड़ दिए, अलग अलग टुकड़ों में बांट दिए। जब यूनाइट हो गए लोग तब कुछ मुद्दों पर सहमति बनी आके। उसके बाद भी आर&आर साइट की बात नहीं हो रही है। आर&आर साइट कहीं डेवलप करेंगे, आप जगह देंगे, ठीक है, कुछ लोग पैसा लेकर चले जाएंगे, लेकिन सारे लोग तो लेकर नहीं जाएंगे ना। पहले लोगों को तो पता तो चले कि कहाँ बता रहे हैं आप। हम वो डिसाइड तब करेंगे कि हमको पैसा लेना है, कि हमको ज़मीन लेना है, जब हमको ये पता चला कि आप किस तरह का ज़मीन हमको दे रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं। डेवलप करके दे रहे हैं तो कौन सा किस तरह का डेवलप तो करके ही देना पड़ेगा, वो तो नियम में है। वही बताना पड़ेगा ना उनको क्या क्या डेवलपमेंट। वहाँ पे स्कूल बनाना है, कॉलेज बनाना है, मंदिर बनाना है, मस्जिद बनाना है, गुरुद्वारा बनाना है, सामुदायिक भवन बनाना है, बस स्टैंड बनाना है, पार्क बनाना है। ये सारी चीज़ों को बना करके समावेश, तब ना वहाँ पे एक अच्छा वो पुनर्वास हो पाएगा। मनीष जी, पूर्व विधायक जी के साथ हम लोग सीएमडी साहब से मिले थे। उस दिन मैंने ये बात उठाई थी कि आप हमको डेवलप करके देंगे जगह। वो बोले कि ये संभव नहीं है। तो हम बोले कि सर क्या करेंगे फिर? बोले हम ज़्यादा से ज़्यादा रोड और नाली बना के दे सकते हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं कर पाएंगे। हम जो रोड नाली बना के आप हमको कहीं जंगल में भेज देंगे तो हम कैसे करेंगे? वहाँ पर हमारे बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? अभी सबसे बड़ा इशू अभी बच्चों का है। बच्चे बीच में, अब मान लिया जो लड़का 9th में और 10th में एडमिशन किस स्कूल में होगा? कलेक्टर साहब तो बोल रहे हैं कि सरकारी स्कूल में एडमिशन करवा दें। साहब अपने बच्चों को पढ़ाएंगे सरकारी स्कूल में? उनके बच्चे सीबीएसई से पढ़ते होंगे। आज अगर कलेक्टर साहब अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में एडमिशन करा दें, कल हम अपने बच्चों को नाम कटवा के सरकारी स्कूल में डाल देंगे।
करेंगे। क्योंकि ये बात उठी थी, हमको सुनने में आया कि यही बात उठी थी बैठक में कि कलेक्टर साहब ने ऐसा कहा। ऐसा नहीं, प्रैक्टिकली नहीं ये संभव है, ठीक है, न वो करेंगे ना हम करेंगे, ठीक है। तो बच्चों को कहीं ना कहीं तो एडजस्ट करना पड़ेगा ना। इतने सारे स्कूल हैं आपके, इतने बच्चे एक साथ जाएंगे, कौन से स्कूल में एडमिशन हो पाएगा बताइए। इतने सारे मंदिर हैं हमारे, मस्जिद है, गुरुद्वारा है। जब लार एक्ट में ये चीज स्पष्ट तौर पे दर्शाई गई है कि आप जिन्हें हटा रहे हैं उन्हें आप पुनर्वास स्थल डेवलप करके दो, तो वो कैसे कह सकते हैं कि हम बिना डेवलप किए थे? पुनर्वास स्थल डेवलप करने की बात नहीं कर रहे हैं। वो हम लोगों को अगर यहाँ से विस्थापित करेंगे तो हमारी चिकित्सा की व्यवस्था उनके हॉस्पिटल में हो, इसके लिए कार्ड इशू करने के विषय पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। वो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, वो घुमा रहे हैं खाली। ये भी बात सामने आ रही है कि साहब चेयरमैन की रेस में आगे हैं, बहुत जल्दी अपना समय निकाल के जाना चाहते हैं। भगवान करें साहब चेयरमैन हो जाए, हम तो मनाएंगे चेयरमैन हो जाए। जिस तरह से हम लोग को घुमा रहे हैं, दूसरा कोई आएगा तो शायद कुछ और बात होगी। कहने में तो ये भी है कि भोला सिंह भी घुमा के चले गए, लंबी लंबी दिखा के चले गए कि एक आदर्श मॉडल बनेगा एशिया में, नजीर रहेगा मोरवा का विस्थापन। ये बात व्यक्ति की नहीं है, बात पद की है, गरिमा पद की है। मैं पद की बात कर रहा हूँ कि जितने सीएमडी पूर्व में आके गए वो खाली आप दिखा के चले गए। अब सवाल यह है कि दूसरा कोई भी आएगा तो वो भी एनसीएल का ही प्रतिनिधि होगा, और हमारी लड़ाई एनसीएल से है। हमारी लड़ाई बी साईं राम साहब से नहीं है, हमारी लड़ाई भोला सिंह साहब से नहीं थी, और हमारी लड़ाई नहीं है। हम अपना हक मांग रहे हैं। सरकारी आवास में बसे लोगों को, बाकी चीज़ों पे तो वो एग्री कर रहे हैं। मेन दो मुद्दे आपके हिसाब से क्या है? एक इशू हमारा ये है कि एक तो इनको लैंड दिया जाए R&R साइट के ऊपर। इनको क्या लैंड तो आप सर्वे करवाइए, सभी को चाहिए, उसका मैं भी ले लूँ। नहीं, मतलब आप सरकारी भूमि वालों के विषय में पूछ रहे थे, इसलिए मैं उनके बारे में एक विषय बता रहा था। और दूसरा मैं ये कह रहा था कि इनको जो 6 लाख का वो स्लैब लेके आए हैं, वो 6 लाख के स्लैब पर कोई एग्री नहीं है, उसको ये 15 लाख के स्लैब में लेके जाएं। 15 लाख मकान मालिक को, भवन मालिक जो भी हों, और बच्चों को जो पात्र हैं 18 साल से, उनको भी दिया जाए। दूसरा एक और विषय मैं आपके माध्यम से उठाना चाहता था। 18 साल से ऊपर के बच्चों को देने की बात ये कर रहे हैं। 18 साल से नीचे के बच्चे जो 14 साल, 15 साल, जो 10th में हैं, 11th 12th में हैं, उनको तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पैसे की। उनके सामने तो पूरा फ्यूचर पड़ा हुआ है, पूरा भविष्य पड़ा हुआ है। उनके बारे में एनसीएल कुछ सोच ही नहीं रहा है, इवन कि उनके एजुकेशन के बारे में भी नहीं सोच रहा है। तो उनके बारे में भी एनसीएल को विचार करना चाहिए, उनके बारे में भी एक प्रोत्साहन राशि उनको भी मिलना चाहिए। मेरे हिसाब से ये विषय पहले भी उठा था, आज फिर आपके माध्यम से मैं उसको उठा रहा हूँ कि 18 साल से कम के बच्चों पर भी गौर किया जाए। एक और मुद्दा जो मेरे ध्यान में आया है, इस पर थोड़ा प्रकाश डालिएगा। 300 रुपये के अधिभार की जो बात चली कि बजट कहाँ से आएगा, अभी तो ये बात ही चल रही है कि भाई इतना अगर बजट भाग जाएगा तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे कोयले को नुकसान हो लगे। 300 रुपये के अधिभार की जो बात हुई थी, सुने उस पर भी स्टे लगाया गया। उस पर स्टे लग गया, ठीक है, थोड़ा विस्तार। वो कोई लगाए थे, PIL लगाए थे कोई, उनका नाम तो नहीं आया है उसमें, बट वो ऑर्डर मैंने देखा है, तो उस पर स्टे लग गया 300 रुपये वाला। तो वो 300 रुपये वाला मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि पैसा तो कोल इंडिया से मिलना है इनको, और ये क्या है, इनको अपने 2 मेगा प्रोजेक्ट्स का विस्तार करना है। और ये इनके लिए आवश्यक इसलिए है कि ये दोनों मेगा प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं कि ये अगर बंद हो गए तो एनसीएल की बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। इनके प्रोडक्शन का जो मेजर पार्ट है वो इन्हीं दोनों से आता है। 3 मेगा प्रोजेक्ट हैं इनके, निगाही, जयंत और दूधीचुमा। जयंत और दूधीचुमा दोनों फंसे हुए हैं। मोरवा के लोग तो इतने सहेजे हैं कि ये तो चाह रहे हैं कि भाई हम एनसीएल को अपना योगदान दें, देश को अपना योगदान दें, परंतु इनके यहाँ के लोगों के बारे में तो कुछ सोचना पड़ेगा। बिल्कुल सोचना पड़ेगा, ये लोग नहीं सोच रहे हैं। हम लोग, ये लोग क्या है, हमारी शराफत को ये लोग हमारी कायरता समझ रही है। दिक्कत वो नहीं है। हम तो गांधी जी देश में रहते हैं, लेकिन गांधी के साथ साथ हम भगत सिंह के देश में भी रहते हैं, हम चंद्रशेखर आजाद के देश में भी रहते हैं। और खास करके मैं तो उन लोगों में से नहीं हूँ जो एक थप्पड़ कोई मेरे को मारे तो दूसरा गाल आगे कर दूँ, मैं तो उस हाथ को ही तोड़ दूँ। तो मेरा थोड़ा अलग ये है, लेकिन मेरा ये मानना है कि भाई
बातचीत से जो चीज़ें सुलझ जाए उसको बातचीत से सुलझानी चाहिए। बातचीत से चीज़ें सुलझ जाएं। बाकी सारे मंच भी आप ही के मुद्दे को लेकर के उस दिन भी बैठक की है, कल भी बैठक की है। हालांकि एक जो मेन मुद्दा है वो थोड़ा उसमें गौण रह गया, क्योंकि वो कलेक्टर की गेंद में पाले डाल चुके हैं। अब आप लोग की आगे की क्या रणनीति? हम लोग फिर बात करने की कोशिश करेंगे। अभी हम कोशिश नहीं छोड़े हैं और हिम्मत भी नहीं हारे हैं। हमारे प्रतिनिधि लोग बात करेंगे अभी लोगों से, और अगर बात नहीं बनेगी तो फिर आंदोलन का रास्ता हमारे पास खुला है। कब आप बैठक करने वाले हैं? आज पूर्व विधायक जी के माध्यम से भी ये मैसेज आया है कि हम लोग जल्दी ही 3-4 दिन के अंदर जो है एक बड़ा बैठक करके उसके बाद आगे की रणनीति तय होगी। यदि एनसीएल प्रबंधन शासकीय जमीन पे जो लोग हैं निवासरत उनके बारे में अगर मतलब पूर्व विधायक के नेतृत्व में आप लोग जाकर के बात करने वाले? जी, पूर्व विधायक आज उनके द्वारा ये आह्वान किया गया है कि अभी 3-4 दिन के अंदर जो है हम लोग एक बड़ा कार्य। आदरणीय पूर्व विधायक जी का आशीर्वाद हम लोगों को शुरू से प्राप्त है और उनका मार्गदर्शन हम लोगों को उनका मार्गदर्शन हमेशा मिलते रहता है। अभी भी हम लोग जो लड़ाई लड़ेंगे आगे भी, अगर हम आंदोलन की नौबत आई, भगवान न करे ऐसे कोई स्थिति निर्मित हो, हम चाहेंगे कि एनसीएल इस मुद्दे को सहानुभूतिपूर्वक बैठक करके उसको सुलझा ले चीज़ों को, तो ठीक है। और नहीं आंदोलन करने की अगर नौबत आई तो विधायक जी हमारे साथ खड़े हैं। चलिए, विधायक जी खड़े हैं, उनके साथ जन समर्थन है। ये थे हमारे साथ सभी वरिष्ठ जन जिन्होंने सारे मुद्दों पर लेकर अपनी राय स्पष्ट की। 2 प्रमुख मुद्दे अभी विशेष तौर पर हैं। सरकारी आवास में बसे लोगों को 15 लाख रुपए और पुनर्वास स्थल कहाँ बनना है और कैसे बनना है। ये 2 मोरवा क्षेत्र के मुख्य मुद्दे हैं। उसके बाद कई और मुद्दे हैं जिस पे चर्चा हो चुकी है, कुछ में सहमति बनी है, कुछ में नहीं। 2-3 प्रमुख मुद्दे इन्होंने बताया कि लोग जो विस्थापित होंगे उनके ऊपर मेंटल प्रेशर रहेगा। कई तो तरह के लोग बीमार रहते हैं, बीमार और भी होंगे यहाँ की जलवायु की वजह से भी, तो वहाँ उनका इलाज हो सके। दूसरा कि यहाँ के बच्चों का भविष्य, ये एक बड़ी बात है कि उनका आगामी भविष्य कैसा रहेगा, उनकी पढ़ाई कैसे होगी। इन सारे मुद्दों पर भी हम लोगों से मिलेंगे और जानेंगे आगे का।